हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशा ट्यूटर। आज के हम वीडियो में बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो खाका है वो तैयार हो गया है। यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज रिलीज इन 2020, अब उसका जो असर है वो कैसे इंप्लीमेंट होगा उसकी शुरुआत हो गई है, शेप लेने लग गया है इन द फॉर्म ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हां, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस बार होने वाला है वो हमारे 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही रिजल्ट है। हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे अगेन थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे कि व्हाट द चेंजेस दिस इज गोइंग टू ब्रिंग इन इंडियन सिस्टम, और क्या और क्रिटिसिज्म है इससे जुड़े हुए। तो आप एंड तक बने रहें इस पूरे इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए। एजुकेशन पॉलिसी किसी देश की एक बहुत बड़ा बेस होता है जिसके ऊपर उस देश की एजुकेशन प्रोग्रेस करती है, एक विजन मिलता है उसको। यानी कि पूरा सेटअप जो होता है उसी विजन को अचीव करने के लिए लग जाता है। दैट इज वाई एक एजुकेशन पॉलिसी किसी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे देश में भी इससे पहले दो एजुकेशन पॉलिसी आए हैं। कौन कौन से? पहला एजुकेशन पॉलिसी 1968 में जारी हुआ अंडर इंदिरा गांधी। एक्चुअली प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जो थे, कांग्रेस के एमपी थे, 1964 में इन्होंने कहा कि भाई कैसा मुल्क है जिसकी एजुकेशन फिलॉसफी और विजन नहीं है। इसलिए इनके कहने पर, इनके आग्रह पर एक डीएस कोठारी नाम की कमेटी बनाई गई, और उस डीएस कोठारी ने हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी बनाई, एंड दैट बिकेम हॉलमार्क ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। हालांकि एजुकेशन सिस्टम हमारा उतना दुरुस्त नहीं हो पाया, बट ऑफ कोर्स दिस फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी गिव सर्टेन गाइडेंस, डायरेक्शन टू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1986 में अंडर राजीव गांधी बनी, एंड दिस वाज फर्दर रिवाइज्ड इन 1992। इसको हम थर्ड एजुकेशन पॉलिसी नहीं कह सकते क्योंकि दिस वाज माइनर टिंकरिंग, ज्यादा बदलाव नहीं किया था, इसीलिए इसको रिवाइज किया गया नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान। फाइनली आफ्टर 34 इयर्स के बाद, सोचने वाली बात है कोई देश 34 साल तक अपने एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट ना करे, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो आउटडेटेड जमाने में रह रहा है। उसके जो बच्चे हैं वो चेंज इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाए, वही पढ़ाई पढ़ी जा रहे हैं जो 1986 के हिसाब से, 1992 के हिसाब से है। जो समय बदल गया है, एजुकेशन में चेंज हुआ है, मोरालिटी में चेंज हुआ है, साइंस में चेंज हुआ है, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा। जो इंडस्ट्री के हिसाब से डिमांड है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा। इसलिए हमारे जो बच्चे लिटरेट तो हुए लेकिन वर्किंग लिटरेट नहीं हुए, एजुकेटेड तो हुए लेकिन नौकरी लायक नहीं बने, किसी काम लायक नहीं बने। फाइनली 34 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नई नीति के लिए कमेटी बनाई, और वो नई कमेटी थी कस्तूरी रंजन कमेटी। कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर फाइनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अडॉप्ट की गई। इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने ड्रास्टिक चेंज किया। जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी उसने रोट लर्निंग से शिफ्ट होकर कैरेक्टर बिल्डिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट में कॉग्निटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसी चीजों पे फोकस करने के लिए कहा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो फर्दर क्या करती है वो हम देखते हैं। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को 4 हिस्से में डिवाइड कर देती है। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। ये फर्दर किस तरह से डिवाइडेड है वो देखते हैं। ये जो पहले सिस्टम होता था, यानी कि 2020 से पहले, आप देखो कि बच्चा 10 इयर्स तक स्कूलों में रहता था, फाइनली 2 इयर्स के वो +1 +2 करता था। लेकिन अब इस 12 इयर्स को इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसे हमने पहले भी कहा। फाउंडेशनल स्टेज जिसमें बच्चा 3 to 8 इयर्स का होगा, प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें बच्चा 8 to 11 इयर्स का होगा, मिडिल स्टेज में बच्चा 11 to 14 इयर्स का, और सेकेंडरी स्टेज 14 to 18 इयर्स का बच्चा होगा। इस 4 स्टेजेस से बच्चा निकलेगा, पहले की तरह नहीं कि एक बार आप स्कूल में चले गए तो आप सीधा +1 +2 कर रहे हो।
अब 4 स्टेजेस से बच्चा होके जाएगा और इन 4 स्टेजेस में अलग अलग तरह से बच्चे को डेवलप करने का प्लान बनाया गया है। 5+3+3+4 सिस्टम कहा जाता है। ये क्या मतलब है? 5 का मतलब यह हुआ कि जो फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्कूलिंग पे पहले बच्चा अराउंड, आप देखो अभी भी रूरल एरियाज में 6 इयर्स के बाद ही स्कूल में जाता था गवर्नमेंट स्कूलों में, लेकिन हां अर्बन एरियाज में प्ले वे स्कूल हो जाते थे। लेकिन अब कहता है कि बच्चा 3 इयर्स पे ही हम उसको स्कूलिंग शुरू कर देंगे। कहता है इसको फाउंडेशनल स्टेज कहता है, जो बच्चा 5 इयर्स तक जाएगा। यानी कि जैसे ही बच्चा 3 साल, अभी तो बच्चा कुछ सीखता भी नहीं है, उसको स्कूल भेज दिया जाएगा, उसको बोलेंगे प्लेवे स्कूल। प्लेवे स्कूल में भेज दिएगा जैसा ही बच्चा 3 साल का होता है। यानी कि इसको बोलता है फाउंडेशनल स्टेज। मीनिंग देयर बाय जब बच्चा 3 to 8 इयर्स का होगा तो वो फाउंडेशनल स्टेज पे रहेगा। फाउंडेशनल स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला पार्ट है प्लेवे, यानी कि जाकर बच्चा मस्ती करेगा, खेलेगा, सीखेगा, कलर देखेगा, कपड़े गंदे करेगा, चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा। यहां बच्चा 3 इयर्स तक रहेगा। हालांकि कोई एग्जाम नहीं, बिल्कुल फील फ्री करके बच्चा बिना किसी टेंशन के जाएगा और वहां न्यू चीजें होंगी उससे अडेप्ट करेगा। हालांकि ऑफ कोर्स सरकार के लिए चैलेंज भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, लेकिन आप देखो सरकार अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट भी कर रही है। स्कूलों में काफी हद तक बदलाव आ रहे हैं, प्लेवे सरकारी स्कूलों में भी खुल गए हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ही डायरेक्शन है। सरकार कहती है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इमीडिएटली लागू नहीं हो जाएगी। कई लोगों का मानना है कि 2030 तक ये पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी, और कई लोग कहते हैं 2025 तक मैक्सिमम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा लागू हो जाएगा। तो इस प्लेवे में बच्चा 3 इयर्स तक रहेगा, यानी कि बच्चा 3 साल से शुरू किया 3 इयर्स तक, यानी कि हो गया जी वो 6 इयर्स का। कहता 2 साल ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 में बच्चा चीजों को पहचानेगा, शेप्स समझेगा, कलर समझेगा, लिटिल बिट मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझेगा, क्यूरियोसिटी जगेगी उसमें, कुछ कई सवालों के जवाब समझेगा। बच्चे को पता चलेगा कि 1 + 1 2 होता है। बच्चा कुछ एडिशन करेगा, कुछ माइनस करेगा, लेकिन मेजर फोकस इसका रहेगा उसके अंदर, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करने का, जानने की इच्छा। हां, इसमें एग्जाम नहीं होगा। कहता सेकंड पार्ट है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चा 3 इयर्स तक रहेगा। यानी कि अब आपका बच्चा जो है 8 इयर्स का हो गया, अब बच्चा 8 to 11 इयर्स तक का इस प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा। मतलब बच्चे ने फर्स्ट और सेकंड क्लास तो फाउंडेशनल स्टेज में कर ली, अब वो 3rd क्लास यहां से शुरू करेगा। 3rd, 4th एंड 5th, ये 3 क्लासेस बच्चा यहां करेगा। यहां पे बच्चा एक्टिविटी और लैंग्वेज दोनों पे कमांड बनाने की कोशिश करेगा। एक्टिविटी में जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ऐसी चीजें समझेगा। लैंग्वेज पे भी उसके काम होना शुरू हो गया। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसी भी तरह की बंदिश नहीं लगाती, मगर यह जरूर कहती है कि मदर टंग में पढ़ाया जाए, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। इस पे कुछ क्रिटिसिज्म भी आया कि सरकार इंग्लिश को कम करना चाहती है। सरकार इंग्लिश को कम नहीं करना चाहती है, बल्कि ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा किस लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहता है। और कई लोग जो हैं मल्टी स्टेट में काम करते हैं, जहां ट्रांसफरल जॉब है, वो लोग उस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं बच्चे को जो इंग्लिश में पढ़ाते होंगे। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि बच्चे का 85% जो ब्रेन है वो 3 to 4 इयर्स में डेवलप हो जाता है, और यही समय बच्चे के बेस्ट डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट बच्चा आया मिडिल स्टेज में। यहां बच्चा रहेगा 6, 7 और 8 में। लगभग बच्चे की उम्र जो है 11 to 14 इयर्स यहां बच्चा स्पेंड करेगा। पहले क्या होता था, पहले बच्चा 6 इयर्स में स्टार्ट करता था, और अब बच्चा 3 इयर्स, यानी कि अभी तो खड़ा होना ढंग से चलना भी नहीं सीख रहा है, पकड़ना भी नहीं सीख रहा है, लेकिन अब स्कूल जाएगा। वो बच्चे की जो रोट लर्निंग को चेंज करना चाहता है। ये आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिडिल लेवल से पहुंचने से पहले देखो बच्चा जो फाउंडेशन लेवल में कलर करना सीख रहा है, प्ले करना सीख रहा है, यानी कि उसको फन मिलेगा वहां पे। स्कूल डराना नहीं है, पर स्कूल का पर्पस डराना नहीं है, बल्कि स्कूल का पर्पस उसको मैच्योर बनाना है।
स्कूल का पर्पस उसे एक होलिस्टिक पर्सन में डेवलप करना है और उसकी नींव यहीं से मिलेगी। प्लेवे में बच्चा 3 इयर्स तक रहेगा, बाल वाटिका में, और फर्स्ट और सेकंड क्लास यहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। जो मिडिल स्टेज है यानी कि मिडिल स्कूल होगा, वो 3 इयर्स तक बच्चा यहीं रहेगा। और अब आपका बच्चा 11 से 14 साल के बीच का है ना। अब चीजों को समझता है, आपको अच्छे से बुला लेता है, बात कर लेता है, समझा पाता है। और यहां पे बच्चे को जो मिडिल स्टेज में है ड्रास्टिक चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पर बच्चा इंडियन लैंग्वेज को भी सीखे और यहां बच्चा 6, 7 और 8 तक रहेगा और इसमें मैथ, साइंस, आर्ट्स, नॉर्मल चीजें तो सीखेगा ही, मगर यहां पर उसको कंप्यूटर कोडिंग, वोकेशनल, जैसे कि मेटल वर्क, लोहे की कटिंग, लोहा कैसे बनाया जाता है, स्टील कैसे बनाता है, स्टील की कटिंग, ऐसी चीजें, कारपेंटर है ना, लकड़ के टेबल कैसे बनते हैं, ये चीजें सीखेगा। इलेक्ट्रिक वर्क यानी कि बिजली वाला बिजली कैसे फिटिंग करता है, ये ऐसी चीजें। गार्डनिंग सीखेगा, पोटर मेकिंग, बर्तन बनाना सीखेगा। इस स्टेज पर बच्चे को आप देखोगे जो जिंदगी की प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, स्किल, उन पर उसका फोकस जाएगा। अब तुम सोचो कि कोडिंग, यस, कोडिंग भी एक बेसिक पार्ट से शुरू होगा। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो बच्चे को इसी 11 to 14 ईयर्स में ही कोडिंग बताना शुरू कर देंगे। हाँ, एडवांस लेवल की नहीं, मगर उसको बेसिक ABC सिखाने शुरू कर देंगे। पहले क्या होता था, पहले बच्चे को गार्डनिंग ये सब चीजें से मतलब नहीं होता था। हाँ, पता होता था, लेकिन अब बच्चा जब शुरुआत से किसी स्किल में माहिर होने लग जाएगा तो एंड में भूखा नहीं मरेगा। अमेरिका जैसे देशों में यही तो होता है। वहां पे स्किल, जो वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत पहले से बच्चे को सिखानी शुरू कर दी जाती है। इससे क्या होता है, बच्चा इन द एंड परफेक्ट किसी एक फील्ड में हो जाता है। यही हमारी सरकार चाहती है कि बच्चा परफेक्ट हो जाए। इसके लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट भी बहुत करनी पड़ेगी। अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स स्लोली गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। नेक्स्ट स्टेज है जी आपका सेकेंडरी स्टेज। अब आपका बच्चा 14 इयर्स का हो गया है, 14 to 18 इयर्स के बीच में यही रहेगा। इसको सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th। आप हैरान होंगे, इस सेकेंडरी स्टेज को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहले क्या होता था, सेकेंडरी स्टेज तक 10th आता था और सीनियर सेकेंडरी +1 +2 को कहते थे। अब ऐसा नहीं है, अब 9th से ही उन्होंने सेकेंडरी में डाल दिया है और यहां पर आपका बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है अगर उसकी इच्छा है तो। हम कहते हैं ना 10th में, अभी हम 10th में क्या लेंगे, हम आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, यहीं से शुरुआत हो जाती है। 10th के बाद से ही वो वाली भागदौड़ नहीं होगी, बच्चा कूल रहेगा। जिस फील्ड में उसकी एक्सपर्टाइज हो रही है, जिस फील्ड में माहिर हो रहा है, वो सिलेक्ट करेगा। यानी कि यहां पर किसी तरह की स्ट्रीमिंग नहीं होगी, किसी तरह की सिलेक्शन नहीं होगी। हालांकि टॉपिक की डिवीजन बहुत पहले से हो जाएगी 9th 10th से, लेकिन ये नहीं कहेंगे ये आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, साइंस है। पहले क्या होता था, बच्चे में चाहे टेस्ट हो या ना हो इंजीनियरिंग का, नहीं हमारा बच्चा तो इंजीनियरिंग बनेगा, हमारा बच्चा तो इंजीनियरिंग करेगा। अरे भाई, आप पहले देखो तो सही, चेक तो करो उसके अंदर इंजीनियरिंग के क्वालिटी है भी कि नहीं है। इंजीनियर क्या होता है, इंजीनियर उसे कहते हैं जो हर चीज को इनोवेटिवली डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करे। हमारे यहां इंजीनियरिंग का क्या है, मां बाप का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट तो पास कर लेते हैं, बढ़िया कॉलेज में भी चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी चले जाते हैं, लेकिन they lack that basic skill that looking the things differently, innovatively, uniquely, वो नहीं हो पाता। और आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स कहते कॉमर्स से पढ़ रहा, आर्ट्स वालों को तो सबसे बुरा मानते हैं कि तो बेकार है जी, किसी काम का नहीं है ना। ये डिस्टिंक्शन अब खत्म होगी। अब बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे शुक्र है कम से कम इस बोझ से तो हमें निजात मिला कि भाई अब ये डिस्टिंक्शन खत्म हो जाएगी कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, ये खत्म हो जाएगा। कहता मल्टी डिसिप्लिनरी, बच्चे को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझो, सपोज करो किसी को मैथ्स अच्छा लगता है लेकिन साथ साथ में हिस्ट्री भी अच्छी लगती है, तो वैसे कॉम्बिनेशन बना सकता है। किसी को अकाउंट्स अच्छा लगता है और वो अकाउंट्स के साथ साथ
उसे एंथ्रोपोलॉजी अच्छी लगती है वो भी लिख सकता है, किसी को मान लो बायोलॉजी अच्छी लगती है लेकिन पोएम भी बड़ी अच्छी लगती है तो वो लिटरेचर भी ले सकता है। इस तरह से बच्चा उसके टेस्ट के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकता है। बफे सिस्टम है ना, अपनी मर्जी से जो जो चाहिए वो चुन लो और उसी में महारत हासिल करो, कितना अच्छा हो जाए ना। आपने देखा होगा अभी भी ऐसा ही होता है, कई बच्चे कॉमर्स में जाते हैं, कई बच्चे इंजीनियरिंग जाते हैं, फिर बाद में कॉमर्स में आ जाते हैं, फिर छोड़ छाड़ के आर्ट्स में आ जाते हैं। और कई लोग करते हैं जी बीएससी में करते हैं, कई लोग कॉमर्स में ग्रेजुएशन करते हैं, फिर बाद में मास्टर्स आर्ट्स में कर लेते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग करते हैं बाद में मास्टर्स करने लग जाते हैं आर्ट्स में। तो अभी भी होता है, लेकिन अब ये स्कूल डेज से ही शुरू हो जाएगा और 9th से ही शुरू हो जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपके ऊपर है। ये कोई नहीं कहेगा ये कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, नो 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 नो। क्यों? क्योंकि किसी के पास कॉमर्स के अकाउंट्स है तो लिटरेचर का हिंदी लिटरेचर भी है, पंजाबी लिटरेचर भी है, कोई फिजिक्स कर रहा है साथ में हिस्ट्री भी है उसके पास। इन दिस वे स्टूडेंट्स विल बी डेवलप, उनके हिसाब से, उनके टेस्ट हिसाब से डेवलप किया जाएगा। ऐसे ही किसी को मटर पनीर पसंद है तो मटर पनीर खाएगा और किसी को नॉनवेज पसंद है तो नॉनवेज खाएगा। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी गिवन और लाइफ एस्पायरेशन, मतलब आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आपको अपने पोटेंशियल के फुलेस्ट लेवल तक डेवलप करना है, ये इस स्टेज का मकसद है। और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में तो आप देखो 9 to 10th है और 11th 12th में और वोकेशनल चीजों पे जोर दिया जाएगा। इसकी एक और खासियत है, कोई बच्चा 10th में छोड़ के जाता है तो वो सीधा वोकेशनल में जा सकता है, री एंट्री लेवल भी यहां पे भी कर दिया गया है। और जैसे मैंने बताया कि फॉरेन लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। हालांकि आपने देखा कि 5 इयर्स का आपका फाउंडेशनल स्टेज हो जाएगा, 3 इयर्स का आपका प्रिपरेटरी स्टेज हो जाएगा, 3 इयर्स का आपका मिडिल स्टेज हो जाएगा एंड देन 4 इयर्स का आपका सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा। 15 इयर्स के बाद नेक्स्ट आप चलते हैं ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन में बच्चा क्या कहेगा, यानी कि कई बार होता है ना +2 के बाद 12वीं के बाद तो अब आपको स्पेसिफिक फील्ड में जाना होता है। यानी कि जिंदगी की पहले क्या होता था कि फर्स्ट स्टेज आता था 10th के बाद आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी, वो स्ट्रीम खत्म कर दी। आफ्टर 12th फिर आप डिसाइड होता था उस स्ट्रीम में किस कॉलेज में जाएंगे, वो भी अब खत्म करना चाहते हैं। हम बात करते हैं कि जब कॉलेज में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, देन क्या होगा। अब क्या होता है कि बच्चा 3 इयर्स तक ग्रेजुएशन में रहता है और उसको फिर फाइनली या तो बीए की डिग्री या बीएससी की डिग्री या बीकॉम की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है। यही नॉर्मल ऐसे ही रहता है। लेकिन अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको चेंज कर चुकी है। कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है नहीं, ग्रेजुएशन ऑफ 4 इयर्स का है, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट ईयर, सेकेंड ईयर एडवांस डिप्लोमा, थर्ड ईयर बैचलर डिग्री एंड फोर्थ ईयर बैचलर डिग्री विद रिसर्च। आपको ये क्या मतलब है, सपोज करो आपने पहले साल पढ़ाई की तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको बोलेंगे सर्टिफिकेट किया आपने। अच्छा, ये नहीं कहेंगे कि आपने बीएससी की, बीकॉम की, ये नहीं कहेंगे, आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, यानी कि आपके पीछे बीए बीकॉम नहीं लगेगा, सिर्फ ग्रेजुएट। अगर सेकेंड ईयर हमने किया तो हमें मिलेगा सिर्फ डिप्लोमा, थर्ड ईयर किया तो हमें मिलेगा बैचलर डिग्री, यानी कि ग्रेजुएट हैं बैचलर डिग्री। लेकिन यह नहीं बताएगा कि आप बीए हैं, बीएससी है, बीकॉम है, ये नहीं। अगर 4 ईयर किया आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इसका बेनिफिट यह हुआ, पहले सिस्टम में क्या होता था, अगर 3 इयर्स की ग्रेजुएशन है, आपने पहले ईयर छोड़ दिया तो फिर गए, और सपोज करो 4-5 साल बाद आपको अकल आई और कहते नहीं यार मुझे फिर पढ़ना है, तो अगेन बीकॉम 1 से ही पढ़ना पड़ेगा, बीएससी 1 से ही पढ़ना पड़ेगा, बीए फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा। यानी कि इसमें एग्जिट की ऑप्शन है, मल्टीपल एग्जिट की ऑप्शन है। सपोज करो कोई फर्स्ट ईयर छोड़ गया, कोई बात नहीं, दोबारा आके 2 साल 5 साल बाद वो सेकेंड ईयर से शुरू कर सकता है। हां, जिसने सेकेंड ईयर किया उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, जिसने थर्ड ईयर किया उसको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। यानी कि आपका 1 साल भी अगर आपने डिवोट किया है तो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको सर्टिफिकेट उसका मिलेगा। अब
अब आप सोच रहे हैं, सपोज करो कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी, जैसे आप सपोज करो यूपीएससी की तैयारी करो, पीसीएस की तैयारी करो, देन तो आपको पहले की तरह ही 3 इयर्स की डिग्री चाहिए, यानी कि 3 इयर्स करके आप पेपर की तैयारी कर सकते हो। मगर आप अफसर बनने के बाद आप सोच रहे हो मुझे पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है। पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए अगेन आपको यह रिसर्च करना पड़ेगा और 1 मोर ईयर देना होगा, यानी कि जिन्होंने 3 इयर्स के बाद छोड़ दिया, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो 2 इयर्स की होगी, और जिन्होंने 4 ईयर ग्रेजुएशन की है उन्हें सिर्फ 1 ईयर ही डिवोट करना होगा ग्रेजुएशन के बाद पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। यानी कि ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम, बीएससी ऐसा कोई टैग नहीं मिलेगा, सिर्फ ग्रेजुएशन का टैग मिलेगा, और ग्रेजुएशन 4 इयर्स की हो गई। तब ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई पीजी करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसके लिए 1 ईयर या 2 ईयर डिपेंड करता है कि उसने ग्रेजुएशन में कितने साल लगाए हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और इस बदलाव का रियल असर आपको अब नजर आ रहा, जो कि 2 अप्रैल से फॉर्म शुरू होने वाले हैं। किसके? जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। जी हां, ये नया बदलाव जो है अब आपकी जिंदगी में असर डालने लगा है। अगर आपका कोई बच्चा है, जब आप +2 कर चुके हो और आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आपको अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना है। कहते जो हमारा नया सिस्टम बनेगा, यह सिस्टम कहते आप मान लो ग्रेजुएट बनते हैं, सपोज करो, तो कोई इंजीनियर बनता है तो सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में ही जानता था, कोई कॉमर्स जानता था तो कॉमर्स के बारे में। सपोज करो कोई इंजीनियर, कोई सिविल इंजीनियर है, उसको डैम बनाने की बात हो रही, तो उसको इन्वायरमेंट, हिस्ट्री कुछ नहीं पता था। सपोज करो कोई इंजीनियर है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको फाइनेंस और मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। आज भी अगर आप देखोगे तो जो इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर सिर्फ एक डिग्री है उनके पास, लेकिन साथ में उन्होंने एमबीए कर लिखी है, तो उनकी ज्यादा वैल्यू है। आज भी इंजीनियर अगर आईआईटी है, इंजीनियरिंग की है और एमबीए कर दी है, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि अब उसको जिस कंपनी को मैनेज करना है उसके टेक्निकल नॉलेज भी है, और उस टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ उस कंपनी को चलाया कैसे जाता है, एमबीए की डिग्री भी है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, मगर कॉस्ट ज्यादा था, एमबीए करने में भी खर्चा और इंजीनियरिंग करने में भी खर्चा। लेकिन अब ये +2 के बाद से शुरू हो जाएगा, अब 9th के बाद से शुरू हो जाएगा। आप मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से उधर डेवलप करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भाई जो शुरुआत है, जो आगाज है, जो हर तरफ महसूस होने लगा, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसी साल से लेने लगी है पेपर, ये क्या है? अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है इस साल से। लेकिन क्यों भाई? आपने देखा होगा पिछले साल ही केरल के स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा परसेंटेज थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स 99%, किसी के 100% बहुत आए थे। यानी कि कई बोर्ड जो हैं बहुत ही हार्ड चेकिंग करते हैं, यानी कि 80% मार्क्स लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कई बोर्ड्स में 99% भी बड़ा आसानी से आ जाता है। आप हैरान होते हैं, यार इनके कैसे 85% आ गए और हमारे 70% पे ही घूम रहे हैं। अरे भाई हाँ, एग्जामिनर के चेकिंग स्टाइल और चेकिंग स्ट्रेटजी पे भी डिपेंड करता है। इस पार्शियलिटी को ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दूर करता है। आपने एक नजारा देखा होगा, ये किस तरह से +2 का 10th का पेपर हो रहा है, और ये देखो कैसे ये नकल कराई जा रही है। हाँ जी, ये बिहार स्टेट का, और आप मन में गुस्सा आता होगा, अब देखो इसके 100% मार्क्स आ जाएंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा, और मेरे यहां बहुत टफ कंपटीशन है और मार्क्स नहीं ले पाऊंगा। दिस द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। ये हाल है हमारे देश में। अलग अलग बोर्ड के मार्क्स का, उनके कंट्रोल का, उनके यहां नकल पे कंट्रोल करने का जो स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है ये क्या करेगा दूर। अब ये बोर्ड लेवल के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अभी तक यह किया गया है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, और सरकार की तरफ से मोटिवेशन आ रहा है स्टेट लेवल यूनिवर्सिटियों को भी
प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी, डीम टू बी यूनिवर्सिटियों को, कि प्लीज आप इसी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर को यूज करें अपने यहां टेस्ट देने से। आपने देखा होगा हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना होता था, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना चल रहा है। तो अब इससे क्या हुआ, बच्चा फॉर्म भरते भरते थक जाता था, पैसे लगाते लगाते थक जाता था, और कई बोर्ड ज्यादा मार्क्स देते थे, कई बोर्ड कम देते थे। ये सारा खेल खत्म कर दिया इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने। क्या किया इसने कहा कि भाई हम पेपर लेंगे, उसी पेपर के बेसिस पर अब बाकी यूनिवर्सिटियों में भी एडमिशन होगी। कमाल की बात है। क्या अब बोर्ड लेवल की टेंशन खत्म? यस, रिलैक्स हो जाओ यार, बोर्ड लेवल की कोई टेंशन नहीं। हां, इतना हो सकता है कि यूनिवर्सिटियां मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स कर दें। जैसे किसी ने मान लो 60% मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने पड़ेंगे हमारे यहां एडमिशन लाने के लिए, 70% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे हमारे यहां एडमिशन लेने के लिए, ऐसे कंडीशनें ले सकती हैं। लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं होगा, वो मिनिमम क्राइटेरिया होगा। जो आपका मेजर क्राइटेरिया होगा वो CUET के अंडर जो आपने मार्क्स लिया है वो। पेपर ज्यादा टफ नहीं होगा यार, डोंट वरी, पेपर इज नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ। कोई बहुत कोचिंग लेने की जरूरत नहीं, +2 के NCERT के सिलेबस के ऊपर ही है। पूछा गया फिर तो ये IIT नीट की तरह हो जाएगा। कहते हैं आपके UGC के चेयरमैन ने कहा है कि नहीं भाई, IIT की तरह नहीं होगा। IIT में देखो इंजीनियरिंग लेवल पे 16,000 सीटें हैं और कितने लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, मगर यहां पर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही 70,000 सीट्स हैं। कहता लाखों में सीट्स हैं और लाखों में बच्चे हैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कंपटीशन नहीं नजर आएगा जो आपको नीट और जेई में नजर आता है। ये पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है? देखो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन A 1A नाम रखा है, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3। कहता सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेजेस पर टेस्ट होगा। मतलब कि आपके ये लैंग्वेजेस पर ये देखना चाहते हैं कि कमांड है, आपसे कॉम्प्रहेंशन पढ़ाएंगे, ग्रामर देखेंगे, इस तरह से। सेक्शन 2 में 20 लैंग्वेजेस फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, उस पर टेस्ट है, जैसे फ्रेंच होगी, रशियंस होगी, इंग्लिश होगी, इस तरह से। सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि जो आपने 9th में जो कॉम्बिनेशन लिया था टॉपिक्स का, 9th 10th 12th में जो पढ़ा है, उसमें से आप चुन सकते हो। हम इस पर भी बात करेंगे कि कितने ले सकते हैं। और सेक्शन 3 जो है ये जनरल टेस्ट है, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है। ये ही मार्क्स मेन होंगे जो कि आपके एंट्री लेवल पे मैटर करेंगे। जो सेक्शन 1A है, यानी कि जो लैंग्वेज टेस्ट करता है, इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। आप 13 लैंग्वेजेस देखो, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, उड़िया, बंगाली, असमी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, इन 13 लैंग्वेजेस पर टेस्ट है आपका। ये 13 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से एक लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करना है और इसमें 50 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको 40 के जवाब देने हैं। और इसमें पूछेंगे क्या? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, नैरेटिव्स, लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, फैक्चुअल, ऐसी चीजें पूछेंगे। और टाइम लिमिट भी है जी, ध्यान से, 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा। ये सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट है। दूसरा भी लैंग्वेज टेस्ट है, सेक्शन 1B। इसमें 19 लैंग्वेजेस का टेस्ट है, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, चाइनीज, रशियन, जापानीज, तिब्बतन, संथाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो, ये 19 लैंग्वेजेस का टेस्ट इसमें होगा। और इसमें भी 50 क्वेश्चन 40 करने हैं और जो टाइम है 45 मिनट्स। इसमें भी वोकैबुलरी टेस्ट, लिटरेरी एप्टीट्यूड टेस्ट, फैक्चुअल टेस्ट और नैरेटिव टेस्ट, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड टेस्ट आपका होगा। इसके बाद सेक्शन 2 जो कि डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हो। कहता है 27 डोमेन्स हैं और मैक्सिमम 6 डोमेन एक कैंडिडेट चूज कर सकता है। मैं बताऊंगा इस पे कि आप मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, हम उस पर भी बात करेंगे। कहता है इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। 45 मिनट फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट के लिए टाइम दिया जाएगा। अगर आपने 45 मिनट हर एक टॉपिक के लिए दिया जाएगा। अगर जैसे 6 ले लिया आपने तो उस हिसाब से टाइम बढ़ जाएगा आपका। ये डोमेन जो है आप देखो, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडी। सपोज करो किसी ने अपने 9th लेवल में ही फिजिक्स ले रखा था, इकोनॉमिक्स ले रखी थी, हिस्ट्री ले रखा था, तो ये इनमें से 6 टॉपिक्स पे वो
पेपर दे सकता है, और जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे वो आगे फर्दर अपने हायर स्टडी यानी कि ग्रेजुएशन में उसको फॉलो अप कर सकता है। इस तरह से 27 डोमेन है आपके। आप फाइनल देखो जिसपे बाकी सारे एडमिशन डिपेंड करेंगी, वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्रहेंशन, ये सब चीजें इसमें टेस्ट करेगा आपको। और इसमें 75 क्वेश्चन में से 60 अटेम्प्ट करने होंगे, और ये किसी भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए इसको लिया जाएगा। इसको बोलते हैं जनरल टेस्ट सेक्शन 3। 60 मिनट में इसको फिनिश करना है, 1 आवर में फिनिश करना है। हम 2 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि ये जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें से हम 2 लैंग्वेजेस ले लें, 6 डोमेन ले लें, और ये तो आपके पेपर हो जाएंगे 9 पेपर। सेकंड सेगमेंट है कि आप इसमें 3 लैंग्वेजेस ले लें, यानी कि आपने सपोज करो ग्रेजुएशन में भी किसी लैंग्वेज में ही करना है, कोई लिटरेचर में ही करना है, तो आप यहां पर 3 लैंग्वेजेस चुन सकते हैं, और फिर यहां डोमेन आपका कम हो जाएगा, और फिर आपका एक लिटरेचर, आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इस तरह से आपके 9 बन जाता। तो ये 2 कॉम्बिनेशन में आपका आ सकता है। एक और सवाल बहुत बारीक जो पूछा जाएगा कि भी मीडियम, किस मीडियम में पेपर आएगा। जनरली 13 लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, असमी, बंगाली, उड़िया, इस 13 लैंग्वेजेस में पेपर है। एक और बात, जनरली इंग्लिश और हिंदी में पेपर बच्चे मैक्सिमम लेंगे। कहता है आप देखो सेक्शन 1 और बी हमने बात कर ली, इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फैक्चुअल लिटरेरी होगा, और सिलेबस जो है आपने देखा जनरल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पूछा जाएगा। और फर्दर देखो कि मैक्सिमम हम 3 लैंग्वेजेस ले सकते हैं, देखा मैंने ये बताया आपको, और हम डोमेन सब्जेक्ट्स मैंने बताया 27 ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 ले सकते हो और मिनिमम 5 ले सकते हो। जब आप 3 लैंग्वेजेस चूज करोगे तो मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट लेना है, और आप अपने यूनिवर्सिटी के जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उस हिसाब से स्पेसिफिक देख सकते हो कि कौन कौन से डोमेन की रिक्वायरमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करके पेपर दे सकते हो। यानी कि हर यूनिवर्सिटियों के वेबसाइट पे इस समय, जैसे सपोज करो किसी ने आर्ट्स स्पेसिफिक बनाना है, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ कि देखो जी आर्ट्स स्पेसिफिक में आपको ये कॉम्बिनेशन लेना होगा, या अगर आपने सपोज करो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन है। आप अपने यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक वेबसाइट पे दे सकते हैं। हालांकि बहुत कुछ है जो अभी क्लियर हालांकि बहुत कुछ है जो अभी क्लियर नहीं है, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का पता नहीं है कि वो कैसे कंडक्ट करेंगे, जैसे कि पीएयू का पता नहीं है, और भी कई तरह की यूनिवर्सिटियों का, लेकिन स्लोली यूनिवर्सिटीज इसी सीयूईटी के अंडर आने लग जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 2020 में लॉन्च हुई है, इसकी अचीवमेंट क्या है। जैसे आपने देखा इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक अचीवमेंट की शुरुआत है, इंप्लीमेंटेशन की शुरुआत है। इन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटियों को भी अलाउ किया है, जैसे लगभग 50 फॉरेन यूनिवर्सिटियों को अलाउ करने के लिए इन्होंने कहा है। उसी तरह से इन्होंने ग्रेजुएशन के 4 ईयर प्रोग्राम कर दिया, यानी कि अब ग्रेजुएशन 4 साल की कर दी। इन्होंने मल्टीपल एग्जिट और एंट्री लेवल इंट्रोड्यूस किया, पहले ये नहीं था। दूसरा, एमफिल की डिग्री खत्म कर दी, यानी कि पीएचडी के लिए आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पीएचडी करो 4 इयर्स की। बहुत सारे चेंज इन्होंने किए हैं, और अब ये बहुत ही इक्वालिटी, बहुत ही ज्यादा पुअर स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि जो गरीब के बच्चे थे वो बढ़िया स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे, जिसकी वजह से वहां पे मार्क्स ज्यादा मिल जाते थे, या कई बारी उनको जो हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है उसकी तैयारी नहीं कर पाते थे। इससे क्या हुआ कि अब हर बच्चा, क्योंकि +2 के सिलेबस के बेस पर है, इस पेपर को फाइट कर सकता है, इस पेपर में बैठ सकता है और इंटरेस्ट दे सकता है। यानी कि ये मोर इक्वालिटी, सबको बराबरी में लेके चलता है। प्लस आपके टेस्ट के हिसाब से, यानी कि आपको जो पसंद है उसी कॉम्बो को ले लें, उसी कॉम्बिनेशन को बना लें, ये आपके ऊपर है। प्लस अब मल्टी डिसिप्लिनरी होने से ये हुआ कि आपको अगर इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते आप पोएम लेना चाहते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप इंजीनियरिंग करते करते भरतनाट्यम करना चाहते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसकी भी आपको रिकग्निशन मिल जाएगी। यानी कि वो जमाना चला गया कि ये तो कॉमर्स का है, वो तो जी साइंस का है, वो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ये भी ये जमाना खत्म हो गया। हालांकि अभी भी जो नीट और जेई का पेपर होगा इंजीनियरिंग कोर्स और डॉक्टर में जाने के लिए,
मगर अब यूनिवर्सिटियों में अगर जाना है आपने बाकी कोर्सेज के लिए, तो ये प्रोसेस शुरुआत हो गई है। इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा प्लेवे स्कूल, भाई हर सरकारी स्कूल को प्लेवे कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लेवे में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा। अभी तक तो ये जीडीपी का 3% ही खर्च पा रहे हैं। टारगेट बहुत सालों से है कि हम 6% खर्चेंगे जीडीपी का, वो तो हो नहीं पा रहा इन लोगों से। तो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचरों की क्वालिटी पे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत काम कर रही है कि अब बार बार टीचरों को ट्रेन किया जाएगा और एक अलग से कमेटी कमीशन बनाया जाएगा जो इन टीचरों के क्वालिटी उनकी टेस्टिंग करेगा। यानी कि अब आने वाले वक्त में टीचिंग भी आसान नहीं रहने वाला है। अगर आप टीचिंग चाहते हो तो आपको अपने स्किल्स को बार बार इंप्रूव करना होगा, उसे फाइन करते रहना होगा। और अब बच्चा इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप होगा। यह भी इन्होंने कहा कि करिकुलम बनाने के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिकुलम बनेगा, यानी कि सिलेबस इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा। तो ये बहुत बड़े बदलाव हैं जो धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। कहते लिखना है आसानी से लिखा जा सकता है, मगर इसको लागू करना और इसको अपने फाइनलिटी तक पहुंचाना ये सरकार के समय चैलेंजिंग है। सरकार के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंज है, सरकार के सामने ह्यूमन रिसोर्स की चैलेंज है, सरकार के सामने इस कल्चर को चेंज करने का चैलेंज है। तभी इंडिया नंबर 1 बन सकता है। हालांकि सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट हो जाए इसके हिसाब से ये भी एक चैलेंज है। देखना है कि ये कितना हद तक कामयाब होते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन ऑफ कोर्स कूडोज टू दिस गवर्नमेंट कि उन्होंने ये 34 इयर्स के बाद ऐसी पॉलिसी लाई और इतना ड्रास्टिक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको पसंद आ जाए तो उन लोगों को भेज दीजिए जरूर जिनके बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, या +2 के बाद हैं, या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या सीयूईटी के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो भेज दें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।